नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। बड़ी बहस के इस सेगमेंट में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी हुई गर्मा गर्म बहस। आखिरकार आज छत्तीसगढ़ बीजेपी का चेहरा बदल गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर के लोकसभा सांसद अरुण साव के हाथों में छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान सौंपकर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो छत्तीसगढ़ी कार्ड, क्या ये कांग्रेस को कमजोर करने की तैयारी है बीजेपी की, या खुद को आगे आने वाले चुनाव के लिए मजबूत करने का एक नया तरीका है? तो यहां पर अरुण साव को छत्तीसगढ़ में बीजेपी का नया प्रदेशाध्यक्ष बना दिया गया है। जेपी नड्डा ने खुद इसके बारे में जानकारी जारी की है। यहां पर ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें, छत्तीसगढ़ बीजेपी में जो ये बड़ा बदलाव हुआ है, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं अरुण साव। ये एक बड़ा चेहरा भी है बीजेपी के। विष्णुदेव साय की जगह लेंगे अरुण साव। विष्णुदेव साय पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी छत्तीसगढ़ के, और अब उनकी जगह अरुण साव छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह आदेश जारी किया है। तो अरुण साव को छत्तीसगढ़ में बीजेपी की कमान सौंपी गई है। पार्टी को मजबूत करने का एक नया तरीका बीजेपी की ओर से अपनाया गया है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर अरुण साव कौन है। अरुण साव बिलासपुर से सांसद हैं। तमाम जानकारी यहां पर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। सांसद साहू कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं अरुण साव। 80 के दशक में मुंगेली के मंडल अध्यक्ष भी थे अरुण साव। अरुण साव प्रांतीय सहमंत्री और राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उप महाधिवक्ता पद पर भी कार्यरत रहे हैं अरुण साव। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं अरुण साव। तो ये तमाम जानकारी अरुण साव के बारे में आपको दे रहे हैं। साव की अगुवाई में बीजेपी 2023 का चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। तो ये वो तमाम जानकारी है अरुण साव के बारे में जो आपको हम बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या अरुण साव बीजेपी के संकट मोचक बन पाएंगे? क्या वो हनुमान की तरह बीजेपी को वो संजीवनी दे पाएंगे जो पार्टी को सत्ता तक ले जा सके? हालांकि अरुण साव के सामने न केवल पार्टी में जान फूंकने की चुनौती है, बल्कि अंदरूनी कलह को भी खत्म करने की जिम्मेदारी है। साथ ही पार्टी के लिए मिशन 2023 के लिए जनाधार जुटाना उनकी सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी। अब देखना यह है कि सरल, सौम्य व्यवहार और सकारात्मक सोच के अरुण साव बीजेपी की नैया के खेवैया किस तरह से बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ विश्व आदिवासी दिवस के दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता विष्णुदेव साय की प्रदेश अध्यक्ष पद से विदाई काफी दुखदायक रही है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी तंज कसते हुए कहा कि अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष की बधाई, लेकिन एक आदिवासी नेता को विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही उनके पद से हटाना उचित नहीं था। एक दिन बाद भी उन्हें बदला जा सकता था। अब इस पर बीजेपी वाले कहां चुप रहने वाले थे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने उनके इस बयान पर जमकर पलटवार किया है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। साहू जी को बहुत बधाई। पार्टी को उनका आंतरिक मामला है, जिसको अध्यक्ष बनाया, लेकिन सांसद जी हैं और अरुण साहू जी को बधाई। लेकिन ये है कि विष्णुदेव साय चूंकि आदिवासी थे और विश्व आदिवासी दिवस के दिन उसको हटा दिया गया, एक दिन बाद हटा सकते थे। मंत्री को ये मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से विभाग का गठन किया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इस देश के सर्वोच्च पद में एक ऐसी हमारी बहन को चयनित किया गया, द्रौपदी मुर्मू, जो अनुसूचित जनजाति की है। इतना बड़ा सम्मान हिंदुस्तान की राजनीति में आज तक नहीं मिला। वो काम किया। केंद्र सरकार में यदि नेतृत्व मिला है, मंत्रिमंडल में काम मिला है, तो रेणुका सिंह आज
केंद्रीय मंत्री के रूप में उस समाज का प्रतिनिधि कर रही है, पूरे प्रदेश का प्रतिनिधि कर रही है। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी हमेशा अनुसूचित जनजाति को राष्ट्रीय स्तर हो या प्रदेश स्तर हो सम्मान देती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे तमाम जो अतिथि हैं उनसे आपका परिचय एक बार करवा दें। सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, लक्ष्मी वर्मा जो कि बीजेपी नेता हैं हमारे साथ जुड़ी हैं, मनीष वोरा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आज इस मुद्दे पर हमारे तीनों मेहमानों से हम बड़ी बहस करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कांग्रेस की काट बनकर बीजेपी में आए हैं अरुण साव, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बने हैं, तो क्या आने वाले चुनाव में वो बीजेपी की नाव के खेवैया बनने वाले हैं? किस तरह से आगे आने वाले चुनाव में वो बीजेपी को जीत तक ले जा सकते हैं? तो जल्द ही हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और सीधे इस पूरे मुद्दे पर उनसे बातचीत करेंगे। तो चलिए हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। सबसे पहले लक्ष्मी जी आपका ही रुख करती हूं क्योंकि आज बीजेपी के लिए काफी बड़ा दिन है छत्तीसगढ़ में। तो सबसे पहले सवालों की शुरुआत भी मैं आपसे ही करती हूं। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अगला बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भी जो बनेंगे वो आदिवासी चेहरा ही बीजेपी लेकर आएगी, लेकिन अपने अरुण साव को ये जिम्मेदारी मिली है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये सतत बदलने वाली जो प्रक्रिया है, एक समय में पार्टी बहुत सारे पहलुओं पे विचार करती है और उसके बाद नेतृत्व परिवर्तन ये एक सामान्य प्रक्रिया है हर राजनीतिक के क्षेत्र में, पार्टी में और संगठन में। तो उस दृष्टिकोण से अरुण साव जी को नेतृत्व दिया गया है। उनको इस मंच के माध्यम से भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। अरुण साव जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और हमारे पूर्व केंद्र अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी भी लगातार पार्टी संगठन के साथ साथ केंद्रीय स्तर पे मंत्रिमंडल का पद भी संभाल चुके हैं। और लेकिन लक्ष्मी जी यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है। जी यहाँ पर एक सवाल है। हाँ जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अरुण साव ही क्यों? क्या इस वजह से कि छत्तीसगढ़ में साहू समाज की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है, इसीलिए उन्हें साधने के लिए अरुण साव को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है? ये सवाल भी उठता है। जी नहीं, देखिए राजनीतिक समीकरण हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो है वो कार्य करने की क्षमता, प्रक्रिया, सारी चीज जो है समय अनुकूल जो है वो आज तय होता है। आज पार्टी संगठन नेतृत्व परिवर्तन की दृष्टिकोण से ओबीसी समाज छत्तीसगढ़ में है, निश्चित रूप से वो भी एक पहलू है, लेकिन साथ साथ पार्टी की रीति नीति, कार्यकर्ता को बेहतर समझने का प्रयास भी अरुण साव जी करेंगे, क्योंकि लोकसभा में सांसद भी हैं और महाधिवक्ता रहे हैं। पार्टी के बहुत ग्राउंड लेवल से, विद्यार्थी परिषद से काम करते हुए हमारे निचले स्तर के मंडल से होते हुए आज संसद तक के पहुंचे हैं। तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज देश में सबसे बड़ी पार्टी है, सशक्त है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आज आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा पार्टी है जो एक पार्टी का कार्यकर्ता देश का राष्ट्रपति बन सकती है, एक पार्टी के कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता राज्य के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही देखने के लिए मिलता है। ठीक है लक्ष्मी जी, तो ये कोई जी नया ठीक है। मैं दूसरे सवालों के साथ आपके पास आऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैं सीधे रुक करती हूँ सुरेंद्र वर्मा जी का। सुरेंद्र जी, आज बीजेपी ने अपने नए प्रदेशाध्यक्ष को यहाँ पर परिचित करवाया है, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? क्या ये वाकई कांग्रेस की काट बनकर उतरे हैं या इससे कोई परेशानी या किसी तरह की दिक्कत कांग्रेस को होने वाली है?
आपने पूछा था सामाजिक न्याय को लेकर, सामाजिक समीकरण को लेकर, तो छत्तीसगढ़ में 52% आबादी ओबीसी वर्ग की है, जिसमें साहू समाज आता है जी। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल जी उस समाज से आते हैं, ताम्रध्वज साहू जो गृह मंत्री हैं वो भी उस समाज से आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष जो है महेंद्र जी उस समाज से आते हैं, और बहुसंख्यक विधायक और निगम मंडलों के अध्यक्ष उस समाज से आते हैं। दूसरी आबादी, बड़ी आबादी जो है वो 42% वनांचल है पूर्वजी छत्तीसगढ़ में, और 32% आबादी जो है वो ट्राइब्स की है, जो जनजातीय आबादी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार, पहले देखिए ये 3 साल में तो ये तीसरे अध्यक्ष हैं, पहले विक्रम उसेंडी थे, फिर विष्णुदेव साय और आज अरुण साहू जी बने। 3 साल में 3 अध्यक्ष ही नहीं बने बल्कि प्रभारी भी, पहले सौदान सिंह हुआ करते थे, डी पुरंदेश्वरी जी आई, शिव प्रकाश जी आए, नितिन नवीन जी आए, अजय जामवाल जी आए, उसके साथ साथ तमाम केंद्रीय मंत्री भी आए, लेकिन चेहरा बदलने से हालात नहीं बदलने वाले। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा खोया है 15 साल के कुशासन में, 15 साल के वादा खिलाफी के चलते, इनके तमाम जो है स्थानीय जनता के विरोध में लिए गए निर्णय और इनका पूंजीवाद और अधिनायकवाद सर्वविदित है। जब ये सत्ता में रहे तो इनको याद होना चाहिए, बड़ी आबादी जिस वर्ग की है, आज साहू समाज याद आ रहा है, ताराचंद साहू जैसे कद्दावर नेता को उपेक्षा का शिकार होकर भारतीय जनता पार्टी छोड़ने मजबूर होना पड़ा। वही 4 नाम आते थे जब इनकी सरकार रही 15 साल, रमन सिंह, अमर अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत। किसी स्थानीय नेता के हाथ में पावर रहा हो तो बताएं। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को प्रदेश की जनता ने भोगा है, और अब कांग्रेस की जो लोक कल्याणकारी सरकार जो है, किसानों की सरकार, मजदूरों की सरकार, गोपालकों के लिए, जो युवाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, इनके समय याद करें, रमन सिंह के समय सितंबर 2018 में बेरोजगारी दर 22.2% थी। आज पिछले 5 साल से, 5 महीनों से सबसे कम देश में बेरोजगारी दर है, 1% से कम, जो 0.6, 0.7, 0.8% जो है, सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है। जल जंगल जमीन के अधिकार स्थानीय आदिवासियों को दिए जा रहे हैं, 5 लाख से ज्यादा वनाधिकार पट्टे बांटे गए, 96 लाख एकड़ जमीन जो है आदिवासियों को दिया गया। लोहारी गुंडा में जो जमीन छीन ली गई थी वो भी हमने वापस। ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, मैं आपका रुख करूंगी, हमारे पास वक्त कम है, सबके कमेंट्स लेने हैं। मनीष वोरा जी, मैं आपका रुख करती हूँ। यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि चेहरा बदलने से हालात नहीं बदल जाते, लेकिन शायद बीजेपी को लग रहा है कि शायद चेहरा बदलने से उनके हालात बदल जाएंगे, उनकी डूबती नैया के खेवैया बन के उतरे हैं अरुण साहब जी। आपका क्या इस पे राय है, किस तरह से आप इन सभी समीकरण को देखते हैं? देखिए, मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की 2 लाइनों से इस बात की शुरुआत करूंगा जी। गाँव से महलों से नहीं उतर जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके रहा समय में ताव कहाँ, वह गुजर जाती है, ताज घर मिलता है। वो इसी तरह की स्थितियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज से कुछ वर्ष शुरू हुई, और उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जो है सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से फिर से सत्ता की तुम्हारी आज भी नहीं कर पाई है। वो अपनी हार के लिए आज भी कार्यकर्ताओं के सर पे अपना दोष समझते चले आ रहे हैं। अब देखिए, हम जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने इन सारी बातों को पिछले 3 साल में गंभीरता से लिया, और उसके बाद देखिए जैसे ही जामवाल जी को उन्होंने प्रदेश की जिम्मेदारी दी, उसके तुरंत बाद उन्होंने 3 दिन के अंदर आकर के यहाँ पे कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया, और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के बाद तत्काल जो है अरुण साहू जी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी यहाँ पर दे दी गई। अब यहाँ पर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने जब गंभीरता से लिया है प्रदेश में छत्तीसगढ़ को, तो उसके बाद में लगातार परिवर्तन देखने को आ रहे हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर एक और देखेंगे कि इसके पहले भी प्रदेश में भी आदिवासी नेतृत्व की बात हम बात करें, उससे पहले विक्रम उसेंडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, उसके पहले भी विष्णुदेव साय अध्यक्ष रहे, अभी विष्णुदेव साय अध्यक्ष लगातार 3 बार वो अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जनता की नब्ज को और कार्यकर्ता की आवाज दोनों को पहचानने में ये लोग कामयाब नहीं हो पाए। इसकी परिणति ये रही कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखना पड़ा जी। लेकिन यहाँ पर मनीष जी एक प्लस पॉइंट यहाँ पर अरुण साहब जी के साथ ये भी जुड़ता है कि एक साफ छवि वाले नेता हैं, बहुत पुराना उनका अनुभव रह चुका है, राजनीति की बात कर ली जाए या तमाम क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो काफी पुराना अनुभव है उनका, और साफ छवि के भी नेता माने जा रहे हैं। तो इसका फायदा देखने को मिलेगा बीजेपी को आगे? हम बात करें उनकी साफ छवि और नेतृत्व, देखिए उन्होंने संगठन में काम तो किया, लेकिन संगठन में बहुत बड़े पदों पर बहुत लंबे समय तक काम करने का उनके पास अनुभव नहीं है। सांसद भी वो पिछले 3 साल से हैं। अगर उसके बाद संगठनिक देखिए, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में जो
जो छोटा कार्यकर्ता होता है उसको जिस प्रकार से तमीज दी जाती है, उस हिसाब से ये नहीं कहा जा सकता कि उनके पास बहुत ज्यादा, लेकिन बड़े पदों में काम करने का उनके पास अनुभव नहीं है। रही बात उनकी छवि की, तो देखिए यहाँ पर कांग्रेस के पास जो नेतृत्व है, भूपेश बघेल जो बात कांग्रेस का नेतृत्व प्रदेश में कर रहे हैं, उनकी छवि एक तेज तर्रार नेता के रूप में जानी जाती है। और उसके सामने हम यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता है, और भारतीय जनता पार्टी को नहीं, भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो अंतिम पंक्ति में अंतिम समय में कार्य करने वाले जो कार्यकर्ता है, उनको एक आक्रामक नेतृत्व की आवश्यकता है। और वो आक्रामक नेतृत्व देने के लिए अरुण साव जी कितने सक्षम होते हैं ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि उनकी जो छवि की जो आप बात करें, निश्चित रूप से उनकी छवि बहुत सीधे सदर नेता के रूप में, मिलनसार नेता के रूप में, लेकिन उसके सत्ता में आने व्यक्ति के रूप में होना ही पड़ा, काफी नहीं है। जी। और अगर दूसरी एक बात और करें यहाँ पर तो डॉक्टर रमन सिंह जो है, जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा चेहरा आज भी माने जाते हैं, उनकी छवि भी साफ सुथरे नेता के रूप में आज भी कायम है। कांग्रेस ने लगातार उनके ऊपर हमले जरूर किए, लेकिन हमले करने के बाद कोई भी आरोप उनके ऊपर वो सिद्ध नहीं कर पाई है। तो एक तरफ डॉक्टर रमन सिंह की भी छवि साफ सुथरे नेता के रूप में है, और अरुण साव की छवि भी किसी प्रकार की, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता है छत्तीसगढ़ के अंदर, वो एक आक्रामक छवि की आवश्यकता है, क्योंकि भूपेश बघेल एक तरह और सीधा हमला करने वाले नेता माने जाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी। लक्ष्मी जी, यहाँ पर आपसे मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस की ओर से भी ये तंज कसा जा रहा है कि विष्णुदेव साय जी को आज ही क्यों, जबकि आज विश्व आदिवासी दिवस है, उसी दिन क्यों पद से हटाया गया? क्या सोच इसके पीछे बीजेपी की रही कि उन्हें आज ही के दिन पद से हटाया गया? एक दिन बाद भी उन्हें हटाया जा सकता था। वो आदिवासी समाज से आते थे, आदिवासी समाज के बहुत चर्चित चेहरे भी हैं वो। ये एक मुद्दा मिल गया है कि आज आदिवासी दिवस के दिन हटाया गया है। विष्णुदेव साय जी को नहीं तो एक दिन बाद भी उन्हें हटाया जा सकता था, एक दिन पहले भी हटाया जा सकता था। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक परिपाटी पे नहीं चलती है, जैसा कांग्रेस को आप देखते हैं कि 75 साल से एक परिवार है वो नेतृत्व कर रहा है। और आज देश में कांग्रेस की क्या स्थिति है इस बताना चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी को। वो अभी बहुत सारी बातें गिरा रहे थे कि संगठन में ऐसा एक साल में बदल गया, 2 साल में। लेकिन लक्ष्मी जी, अगर देश में कांग्रेस की स्थिति देखी जाए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की भी स्थिति कुछ उसी तरह से है। देखिए, स्टेट में हम 15 साल हमें जनता ने मौका दिया, और निश्चित रूप से जब हम लगातार सत्ता में रहते हैं तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो जाती, लेकिन अब 6 महीना बाद लोकसभा चुनाव देखिए, कहाँ ये 80-20 में जो बीजेपी थी वो सीधे कांग्रेस चली गई। कांग्रेस में 2 सीट मिला, तो कहीं न कहीं जनता जो है वो फिर से भारतीय जनता पार्टी पे ठीक है, आपके इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। ठीक है, होगी तो जनता बताएगी कि कांग्रेस जो है। ठीक है लक्ष्मी जी, आपके इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं सुरेंद्र जी। जी सुरेंद्र जी। अपूर्वा जी, भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांक के थोड़ा सा इतिहास का अध्ययन भी कर लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो मुखौटा है, इनके मित्र संगठन जो है आरएसएस, 1925 में उनका गठन हुआ, आज लगभग 100 साल हो रहे हैं। केवल 6 प्रमुख है, वो अपनी वसीयत लिख के जाते हैं, उनके बाद कौन बनेगा? तो अपने गिरेबान में जाके 130 साल में कांग्रेस में तो 100 से ऊपर अध्यक्ष हुए हैं, उसमें से केवल 6 गांधी नेहरू परिवार से हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से आरोप लगाने के बजाय अपने गिरेबान में जाके जो सच है वो वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी ने कह दिया। भारतीय जनता पार्टी पिछले 3.5 साल से विपक्ष की भूमिका निभाने में भी अक्षम रही है। जिस प्रकार से इनके घोटाले आज भी, ये भारतीय जनता पार्टी देश की इकलौती पार्टी है जो इनके नेता प्रतिपक्ष भ्रष्टाचार की जांच को बाधित करने हाईकोर्ट जाते हैं, नान घोटाले की जांच को बाधित करने, एसआईटी को जांच से रोकने के लिए इनके नेता हाईकोर्ट जाते हैं। ऐसी परंपरा शुरू करने वाली भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी है। नान और धान के घोटाले 21,000 करोड़ के, 36,000 करोड़ के, 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाकर गरीबों का राशन खाने वाले, अगस्ता और पनामा पेपर में दुनिया में सरकारें चली गई। ईडी ने मामला दर्ज किया, बताओ रमन सिंह से कितने बार पूछताछ हुई है? महिला नागरिक सहकारी बैंक के मैनेजर उमेश सिन्हा ने ठीक है, एक मिनट सुरेंद्र जी। ठीक है लक्ष्मी जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। सुरेंद्र जी होने वाली मौत जी ठीक है, सुरेंद्र जी उन्हें भी बोलने का मौका दे। जी आप बताइए, आज ईडी के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज पूरे परिवार लक्ष्मी जी कानून संविधान पर भरोसा है कि भाजपा वाले मानते नहीं है? एक जो
सेक्शन 25 कंपनी एक्ट का और किस थाने में किस ईडी करने में सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ एफआईआर है वो बता दीजिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने हड़प मोदी किया। साहब का थाना नहीं है, ये ईडी को जिस प्रकार से ये दूसरों के खिलाफ उपयोग कर रहे हैं, नारायण मुरारे कौन है? ठीक है सुरेंद्र जी, लक्ष्मी जी, डिबेट को खत्म करने का वक्त आ गया है। यहाँ पर आपसे एक फाइनल कमेंट मैं बस लेना चाहूंगी, एक मिनट का एक फाइनल कमेंट। जी लक्ष्मी जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर ले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व अरुण साह जी के साथ में एक कार्यकर्ता जो है वो संगठन के निचले स्तर तक के काम कर रहा है और पार्टी को निश्चित रूप से नई दिशा दशा देने के लिए आने वाले समय में ठीक है मनीष वोरा जी सरकार बनाएंगे। ठीक है मनीष वोरा जी। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनका फिर ओबीसी फाइट करने का प्रयास किया। इसके पूर्व भी उन्होंने किया था। धर्मलाल कौशिक जो है उस समय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और अभी फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी जो है ओबीसी वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के आ रही है और फिर उस पर प्रयास कर रही है। तो मुझे लगता है ये जो परिस्थितियां है, अरुण साहू जी किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को जो नाराज होकर के पार्टी से घर में बैठे हैं, जिन पर पार्टी के प्रदेश के बड़े नेतृत्व जो है वो लगातार इस बात पर लगा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की उदासीनता की वजह से वो चुनाव हारे हैं, उनको कैसे वो जोड़ सकते हैं और उनको जोड़ करके कैसे प्रदेश में पहुंच खिला सकते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, फाइनल कमेंट आपका। जी एक फाइनल कमेंट आपका। भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी विरोधी चेहरा फिर से सामने आया है। 29 सीटें जो है आदिवासी रिजर्व है। ठीक है और सरगुजा में भारतीय जनता पार्टी जी ठीक है आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस बड़ी बहस में तमाम बातें हम तक पहुंचाने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। खैर, यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी चेहरे के दम पर अपने हालात सुधारने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि ऐसी स्थिति जिस तरह से बीजेपी के सामने आई है, इससे कुछ नहीं होने वाला, चेहरे बदलने से हालात नहीं बदल जाते। फिलहाल मेरे साथ इस बड़ी बहस में बस इतना ही। आगे तमाम बुलेटिन के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।